नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं चुनावों की। दरअसल इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यों में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है, जिससे हलचल काफी बढ़ गई है। हालांकि अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन चुनाव की तारीख की घोषणा होने के काफी पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर अटकलों के बाजार को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं, तो कुछ इस कदम की अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं, कुछ इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बता रहे हैं। हिमाचल और कर्नाटक में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत को भी कुछ विश्लेषक जल्दबाजी का कारण मान रहे हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल हुई थी। इन राज्यों में किसी तीसरी राजनीतिक शक्ति की गैर मौजूदगी में मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आमने सामने का होता है। जहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें 5 सालों तक चली, वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तब गिर गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया संगठन से बगावत करके अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। कांग्रेस के 22 विधायक भी सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस की सरकार गिर गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता में लौट आई। हिंदी पट्टी के राज्यों के विधानसभा के चुनाव के नतीजे पर पूरे देश की नजर होती है, क्योंकि इनके परिणाम आते ही आने वाले लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ होगा इसके संकेत मिलने लगेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि इन राज्यों के परिणामों से समझा जा सकेगा कि आम चुनाव में ऊंट किस करवट बैठने वाला है? लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि विधानसभा के चुनावों का वोटिंग पैटर्न आम चुनावों से बिल्कुल अलग होता है और जरूरी नहीं है कि राज्यों के चुनावों के नतीजों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि कुछ ही महीनों के बाद होने वाले आम चुनाव में इनका कितना असर पड़ेगा। 2014 के आम चुनाव का उदाहरण देते हुए कहते हैं, उस समय नरेंद्र मोदी की लहर पर सवार भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनाव में एक तरह से स्वीप कर दिया था। भारी बहुमत के साथ केंद्र में उसकी सरकार बनी, लेकिन उसके तुरंत बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला। तो ये कहना मुश्किल है कि 5 राज्यों और खास तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनावों के परिणामों का असर आम चुनाव पर पड़ेगा। ओडिशा के भी चुनाव की मिसाल दी जाती है, जहां विधानसभा में तो बीजू जनता दल यानी बीजेडी जीतती है, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिल जाती है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि 2018 कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, लेकिन 2019 में आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी सीटें इसलिए मिली क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही थी। लेकिन इस बार के विधानसभा के चुनाव बहुत मायने रखेंगे और उसके नतीजे भी आम चुनाव को प्रभावित करेंगे। हम आपको बताते हैं कि कैसे विधानसभा चुनाव के परिणाम लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल पिछले आम चुनाव में कांग्रेस कमजोर थी, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे, मगर बीते कुछ 1 सालों में राहुल गांधी में राजनीतिक परिपक्वता देखने को मिली है। अगर हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहता है या वो जीत हासिल करती है, तो जो विभिन्न विपक्षी दलों का नया गठबंधन है जो राष्ट्रीय स्तर पर बना है, उसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर कांग्रेस इन 3 राज्यों में कामयाब नहीं होती, तो आम चुनावों में भाजपा को एक तरह से वॉक ओवर मिल जाएगी, यानी भाजपा के लिए दिल्ली की सत्ता में फिर वापसी का रास्ता आसान हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में अगर भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी तो वो इसी इलाके से मिली थी। अगर 3 राज्यों में भाजपा का खराब प्रदर्शन होता है तो फिर उसके पास सिर्फ उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्य ही रह जाएंगे। इन 3 राज्यों में सिर्फ 2 ही राजनीतिक दलों का दबदबा रहा है,
इसलिए लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकता पर यहाँ के नतीजों का असर जरूर पड़ेगा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकाल उसके इतिहास के सबसे स्वर्णिम कार्यकाल है, जब पूर्ण बहुमत के साथ वो सत्ता में बनी रही। वहीं कांग्रेस के लिए आजादी के बाद ये राजनीतिक दौर सबसे निचले पायदान पर है। इसलिए वो कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए इन विधानसभा के चुनाव के नतीजे बहुत मायने रखते हैं। राजस्थान की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हुई है, जहां कांग्रेस के नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच रस्साकशी चलती आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी ने चुनाव की किसी भी समिति से दूर रखा है। दोनों प्रमुख संगठनों की अंदरूनी कलह अब जनता के सामने है। वैसे जानकार कहते हैं कि राजस्थान में दोनों ही दलों का पलड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। राजस्थान की जनता ने ऐतिहासिक तौर पर लंबे समय से किसी पार्टी को दूसरा मौका नहीं दिया। दरअसल 2008 और 2018 के आम चुनावों में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन 200 सीटों वाली विधानसभा में उसे बहुमत के लिए जरूरी 101 सीटें नहीं मिल पाई। निर्दलीय और दूसरे छोटे दल के विधायकों के समर्थन से कांग्रेस ने सरकारें चलाई। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि जहां 2008 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 3% था, वहीं 2018 में यह अंतर सिर्फ 1% पर आ गया। यानी दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर थी। लेकिन जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई, उस समय दोनों दलों के बीच वोटों का अंतर 10% का था। तब कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की झोली में 163 सीटें आई थी। ये भाजपा के लिए प्रचंड बहुमत था। राजस्थान में फिलहाल दोनों ही दल अपने पत्ते खोलने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे और एक एक कदम बहुत नाप तोल कर रख रहे हैं। वैसे भी राजस्थान में हर 5 सालों के बाद सत्ता परिवर्तन का एक रिवाज चला आ रहा है और विश्लेषक कहते हैं कि इसीलिए कांग्रेस के सामने इस बार के चुनावों में काफी चुनौतियां हैं। पार्टी की अंदरूनी कलह जो सार्वजनिक है और सत्ता विरोधी भावना भी है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जिन 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, इनमें अधिकतर वो सीटें हैं जिन पर क्षेत्र के दिग्गजों ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की है। इनमें 38 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के पास है। ये इलाके आदिवासी बहुल या अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग की ज्यादा आबादी वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि जिन सीटों पर उम्मीदवारों की सूची भाजपा ने जारी की है, ये वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रखते हैं। जैसे राव की सीट से जीतू पटवारी, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ आगे आगे नजर आए। इसी तरह कसरावत से पूर्व मंत्री सचिन यादव, सोनकच्छ से सज्जन सिंह वर्मा और झाबुआ से मध्य प्रदेश में कद्दावर आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया जैसे विधायक हैं, जिन्हें शिकस्त दे पाना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी पार्टी के इस कदम को चुनावी रणनीति की संज्ञा देते हुए स्वीकार करते हैं कि ये वो सीटें हैं जहां उनके उम्मीदवारों का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। उनका कहना है कि इन सीटों पर कांग्रेस के जीते हुए विधायकों को चुनाव की तैयारी करने का पर्याप्त समय मिला, इसलिए हमने भी इन सीटों पर उम्मीदवारों की सूची इसीलिए जारी कर दी ताकि वो लोग कांग्रेस से लोहा लेने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दें। हर चुनाव की अपनी अलग तासीर होती है, उसी के हिसाब से चुनाव लड़ने की रणनीति भी बनाई जाती है। भाजपा भी ऐसा ही कर रही है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार से सबक लेते हुए भाजपा हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती। संभवतः इसलिए चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों की बेशक घोषणा नहीं की हो, 2 राज्यों में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करके भाजपा ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि वो चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस से बहुत आगे है। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। यह बात और है कि कांग्रेस की झोली में 114 सीटें आई थी, जबकि भाजपा को 109 सीटें मिली, लेकिन दोनों ही दलों का वोट शेयर लगभग बराबर ही था। भाजपा का वोट शेयर
41.02% था, वहीं कांग्रेस का 40.89%। लेकिन इसके पहले के चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का भारी अंतर रहा है। वोट शेयर में सिर्फ 1% अंतर ही कई सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए दोनों ही दल पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। पिछले छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार इतनी करारी थी कि वो 90 में से 15 सीटों पर सिमट कर रही। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आए इस प्रदेश में भाजपा की इतनी करारी हार पहले कभी नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा के चुनाव में भाजपा का वोट शेयर भी बहुत ज्यादा नीचे गिरा था। 2018 के विधानसभा के चुनावों में भाजपा का वोट शेयर घटकर 32.29 पर आ गया था, जबकि कांग्रेस ने 68 सीटें जीती थी और इसका वोट शेयर 43.04 था। इससे पहले 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत हुई थी, मगर कांग्रेस के साथ उसकी कांटे की टक्कर रही। चुनावों की घोषणा से पहले भाजपा ने छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है सांसद विजय बघेल का, जिनको पाटन विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। ये टिकट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीती। विजय बघेल दुर्ग से भाजपा के सांसद हैं और वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार भी हैं। दूसरी सीट है रामानुजगंज की, जहां राज्यसभा के सांसद रह चुके रामविचार नेताम को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। नेताम कद्दावर आदिवासी नेता हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश की तरह ही भाजपा ने उन सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की है जहां वे हार गए थे। उन्होंने इन उम्मीदवारों को बलि के बकरे की संज्ञा दी और दावा किया कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इस पर छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता कह रहे हैं कि संगठन ने इन सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा की है ताकि उन्हें तैयारी करने का पूरा मौका मिल सके। विजय बघेल को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री उसी सीट से लड़ते हैं या वो अपने लिए कोई दूसरी सीट की तलाश करेंगे। हालांकि पहली सूची के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह भाजपा के अंदर से विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। मध्य प्रदेश में तो पार्टी के नेताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया। लगता है इसीलिए भाजपा ने इतनी जल्दी पहली सूची जारी की है ताकि विरोधियों के चेहरे सामने आए और डैमेज कंट्रोल किया जा सके। अगर आखिरी क्षणों में सूची जारी होती तो विद्रोह और विरोध से संगठन को निपटना मुश्किल हो जाता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से भाजपा ने आगे की रणनीति शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिन्हें 2024 रण से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। चुनावी समर की शुरुआत फरवरी महीने में नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के साथ हुई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी संपन्न हो चुके हैं। इन 4 राज्यों के चुनाव में भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी हिसाब किताब परख लिया है। इन दलों की अगली परीक्षा नवंबर-दिसंबर में संभावित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में होगी। इन्हें 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। हालांकि कहा जाता है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे अहम होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में जनता राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए वोट देती है। यह तो तय है कि सेमीफाइनल में जो जीतेगा वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आम चुनाव के मैदान में आएगा। इन चुनावों के नतीजों से पक्ष और विपक्ष की रणनीति पर बहुत असर पड़ने वाला है। दक्षिणी राज्य तेलंगाना का चुनाव भी काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 2024 से पहले विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तेलंगाना में भाजपा भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन तलाश रही है। अगर इन राज्यों के चुनाव नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं जाते तो विपक्ष निश्चित रूप से आक्रामक रुख अपनाएगा। अगर कांग्रेस इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है
तो इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से जोड़कर देखा जा सकता है। अभी कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने में आनाकानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी कांग्रेस के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को एकजुट रखना इस समय बड़ी चुनौती है। राजस्थान में डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का टकराव खुलकर सामने आ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की तरह भाजपा भी पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है। वहीं भाजपा को यह भरोसा है कि गहलोत और पायलट की लड़ाई का फायदा भाजपा को मिलेगा। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 40 में से 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें जीत सकी थी। वहीं भाजपा ने पहली बार राज्य में अपना खाता खोला था। अब 2023 विधानसभा चुनाव में एमएनएफ अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है। भाजपा भी यहां पर पूरी कोशिश करेगी। 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें लोकसभा की सबसे ज़्यादा 29 सीटों मध्य प्रदेश में आती है। 2019 में यहां पर भाजपा ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। राजस्थान में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। हालांकि लोकसभा चुनाव पर इस जीत का असर नहीं दिखा। भाजपा और उसके सहयोगियों ने लोकसभा की सभी 25 सीटें जीत ली थी। तेलंगाना में 2018 के टीआरएस जीती थी। ठीक 1 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 4 सीटें जीती थी। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा की 11 सीटों में से 9 पर भाजपा को जीत मिली थी और 2 सीट कांग्रेस को मिली थी। कहा जा रहा है कि सत्ता के सेमीफाइनल में जिसका प्रदर्शन बेहतर होगा वह उतने ही ज्यादा आक्रामक अंदाज में फाइनल में बल्लेबाजी करेगा। अब देखना होगा कि 5 राज्यों के चुनाव में कौन किस रणनीति के तहत अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारता है और जनता जनार्दन किसे जीत का सेहरा पहनाती है और इसका लाभ चुनाव में क्या असर होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।